हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। मेरा नाम है मोहम्मद इमाद और मैं एनएलसी क्लासेस में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जेएमआई बीए एलएलबी एंट्रेंस के लिए। एडमिशंस ओपन है जेएमआई बीए एलएलबी एंट्रेंस के लिए। आज से ही बैच स्टार्ट हुआ है। अभी एक महीने का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन दो अलग अलग चीजें। रेशो अलग है, प्रोपोर्शन अलग है। रेशो का मीन्स होता है कि कोई भी फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के एक इक्वल हो, कोई भी फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के इक्वल हो या सेम क्वांटिटीज आपस में बराबर हो। जैसा द रेशियो इज द नंबर दैट कैन बी यूज्ड द रेशियो इज द नंबर दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ फ्रैक्शन ऑफ अदर वंस। यानी कोई भी एक नंबर आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो दूसरी फ्रैक्शन के बराबर है तो इसे रेशियो बोलेंगे। रेशियो बेसिकली बस a अपॉन बी। जैसे हम 2/3 जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर हमारा a to b, रेशो को तीन तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे a to b, जैसे मैंने अभी बताया a to b। अगेन a रेशो b। मोस्टली हम ये दो डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं रेशो के लिए, विच इज रेशो a रेशो b। एंड सेकेंड डिवाइड का साइन a रेशो b। ये तीनों ही फॉर्म हमें बताती हैं कि कोई दो क्वांटिटीज रेशो में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसमें 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक कोई भी व्हीकल है वो 50 किलोमीटर चला 1 घंटे में, तो ये मेरा एक रेशो में आ गया। या मैंने कहा 2/3, 1/4 या हाफ, ये सब चीजें किस में डिफाइन होती हैं? रेशो में डिफाइन होती हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, द रेशो शुड एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। यानी आप जब भी रेशोज ले रहे होते हैं तो वो दोनों सेम काइंड का होना चाहिए। जैसे सपोज मैंने यहां रेशो लिया स्पीड का, तो बस मैं स्पीड का ही रेशो ले सकता हूं। अब स्पीड के साथ एक्सेलरेशन का रेशो नहीं लिया जा सकता। While comparing two things, the unit should be similar. जब आप दो चीजें कंपेयर कर रहे होते हैं तो उनकी यूनिट्स भी सिमिलर होनी चाहिए। जैसे सपोज करिए कोई भी हमने 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, जैसे हमने दूध में पानी मिला दिया तो हमने कहा कि इसमें मैंने आधा पानी मिला दिया, तो 1/2। तो ये भी तो मैं लीटर्स में ही लूंगा, पानी भी लीटर्स में लूंगा और मिल्क भी लीटर्स में लूंगा। यानी क्वांटिटीज जो हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं वो उनकी यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पे भी हमने लीटर्स में लिया और यहां पे भी हमने लीटर्स में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट डिफाइंस दैट द टू गिवन रेशियोज आर इक्वलेंट टू ईच अदर। यानी अभी मैंने पीछे लिखा था a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी। तो यहां पे ये जो इक्वल टू है ये डिफाइन कर रहा है a इस प्रोपोर्शन। यानी ये वाला रेशो और ये वाला रेशो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये कौन डिफाइन करता है? प्रोपोर्शन। इन अदर वर्ड्स द प्रोपोर्शन स्टेट्स द इक्वालिटी ऑफ टू फ्रैक्शन ऑफ द रेशियोज। जो मैंने अभी बताया, दो रेशियोज आपस में बराबर हैं या दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं तो उसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। Ratio and proportion are said to be faces of same coin. When two ratios are equal in value, then they are said to be in proportion. ठीक है, जब भी रेशो दो रेशो आपस में बराबर होंगे तो ये कहा जाएगा उन्हें प्रोपोर्शन में, और उनके सिंबल्स होते हैं। देखो जैसे आप रेशो के लिए ये यूज कर रहे हो है ना, तो इसको डबल कर दो तो ये प्रोपोर्शन के लिए यूज हो जाएगा, ये प्रोपोर्शन के लिए यूज हो जाएगा। या फिर सिंपली अगर बात की जाए तो इक्वल टू भी प्रोपोर्शन के लिए यूज होता है। इक्वल्स टू भी प्रोपोर्शन के लिए यूज होता है। जैसे मैंने कहा 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि आपको ये अंडरस्टूड है कि 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, विच इज इक्वल टू 1/2। तो इसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। द प्रोपोर्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सच कैटेगरीज। अब प्रोपोर्शन को भी तीन
पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट आता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन, सपोज करिए आपसे कहा गया कि 4 चॉकलेट्स कॉस्ट करती हैं 20 रुपीज। 4 चॉकलेट्स कॉस्ट करती हैं 20 रुपीज। अब मैंने पूछ लिया तो बताओ 10 चॉकलेट्स कितने क्या कॉस्ट करेंगे? 4 चॉकलेट्स 20 रुपीज, तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? ₹5। 420 की है तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 5 रुपीज, और 10 चॉकलेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 50 रुपीज। तो इससे हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या सीखा? डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ रही है। देखो 4 चॉकलेट 20 रुपए की थी, 10 तो उससे ज्यादा की ही होंगी भाई, 10 कम की थोड़ी हो जाएंगी। 4 अगर 20 रुपए की है तो 10 कितने की हो गई? 50 रुपीज की, है ना? तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन बताता है। दूसरी चीज, x and y are in direct proportion if x upon y is equals to k where k is constant। x upon y is equals to k। उन्होंने कहा x upon y जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है अगर k कांस्टेंट है। सब ये इससे ये कहना चाह रहे हैं अगर आप x इंक्रीज करेंगे तो y भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसको मैं और एग्जांपल से बताऊं, x1 y1 is equals to x2, y2 is equals to x3, y3 and so on equals to k। सब किसके बराबर है? k के बराबर। जैसे 2/4 is equals to 6/12 is equals to 3/6 is equals to 10/20 and so on। तो आप देखो सबका रेशियो आपस में बराबर है, दो रेशियोज आपस में बराबर हैं और एक के बढ़ाने पे अगर दूसरा वाला इंक्रीज हो जाए डायरेक्ट तो उसे डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर x बढ़ाने पे मेरा y बढ़ रहा है, अगर 4 चॉकलेट मेरी 20 रुपीज कॉस्ट कर रही हैं तो 10 चॉकलेट तो 20 से ज्यादा की ही करेंगी, विच इज ठीक है। आइए आगे इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन में और देखते हैं हम। सपोज करिए a/b इक्वल्स टू c/d। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि a/b और c/d दोनों क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब दोनों डायरेक्ट में है तो मैं a/b को ऐसे लिख सकता हूं a/b इक्वल्स टू c/d। लिख सकते हैं भाई, क्योंकि जैसे अभी मैंने डिफाइन किया था कि ये रेशो है तो डिवाइड के साइन की जगह हम ये रेशो वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब इक्वल्स टू की जगह क्या मैं ये दो रेशो वाला सिंबल यूज कर सकता हूं जिसे हम प्रपोर्शन का बोलते हैं? ये वाला सिंबल यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रपोर्शंस आर डिनोटेड बाय द सिंबल ये और इक्वल्स टू। तो इक्वल्स टू की जगह मैं दो रेशो वाले प्रपोर्शन का सिंबल यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे a/b प्रपोर्शन c/d। क्या अब हम एक इक्वेशन ऐसे लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। जैसे सपोज कीजिएगा आपसे कहा गया 2/5 प्रपोर्शन 7/x और आपसे कहा x फाइंड करना है। तो ऐसे कोई इक्वेशन आ गई और पूछ लिया फाइंड x, तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे? अब आप देख चुके हैं ऊपर 2/5 रेशो है तो मैं ये लिख सकता हूँ, प्रपोर्शन के साइन की जगह इक्वल्स टू लिख सकता हूँ और 7/x को मैं 7/x लिख सकता हूँ।
तो फर्दर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को मैं उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 इंटू 5। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 5 अपॉन 2। क्लियर है? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, कोई भी एक इक्वेशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं पहला डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अ कार ट्रेवल्स 432 किलोमीटर ऑन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। क्या कहा गया? एक कार कितना ट्रेवल कर रही है 432 किलोमीटर इन 48 लीटर, 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। फिर आगे क्या पूछा गया? हाउ फार इट वुड इट ट्रेवल ऑन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कि वो कितना और ट्रेवल करेगी 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। जैसे अभी हमने पीछे देखा था चॉकलेट वाला क्वेश्चन कि 4 चॉकलेट्स 20 रुपीज कॉस्ट कर देंगे, तो 10 चॉकलेट्स कितना करेंगी 50 रुपीज। सिंपल चीज है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रही है कि अगर एक छोटा अमाउंट दिया हुआ है छोटी चीज का, अगर वही चीज हम ज्यादा कर दें तो उसका अमाउंट भी क्या होगा उससे ज्यादा होगा, यानी 10 चॉकलेट का 4 चॉकलेट का अमाउंट ज्यादा होगा। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में, कार वाले क्वेश्चन में 48 लीटर्स में वो 432 किलोमीटर चल रही है, तो 20 लीटर्स में वो उससे कम चलेगी क्योंकि 48 लीटर्स तो ज्यादा हो गया ना 20 से। तो सिंपली हम इसकी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन की क्वेश्चन बनाते हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि 432 अपॉन 48, सपोज हमने कहा कि वो x ट्रेवल करेगी, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 लीटर्स x। 432 अपॉन 48, देखो ऊपर कौन आया है, ऊपर हमने डिस्टेंस लिया है और नीचे क्या लिया है पेट्रोल, यानी वॉल्यूम लीटर्स लिया है। तो ऐसे इधर मैं ऊपर डिस्टेंस लिखूंगा, डिस्टेंस क्या है मेरी x किलोमीटर, और नीचे क्या आ जाएगा पेट्रोल आ जाएगा विच इज 20 लीटर। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 432 इंटू 20 अपॉन 48 इक्वल्स टू x से आगे सॉल्व करेंगे। 4 5 20, 4 1 4, 12 टाइम्स 36 5 5 6 30, 3 5 3 180। मेरा x कितना आ गया 180 किलोमीटर, यानी इन 20 लीटर्स कार विल ट्रेवल 180 किलोमीटर। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये काफी इजी लेवल का है डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, मतलब ये बहुत ही इजी पूछा उन्होंने कि 432 किलोमीटर 488 लीटर्स में कवर कर रहा है, तो 20 लीटर्स में वो कितना कवर करेगा। तो हमने डिस्टेंस ऊपर रखा है तो इधर भी डिस्टेंस हमने ऊपर रखा है, इधर पेट्रोल नीचे रखा है तो इधर भी हमने पेट्रोल नीचे। यही चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो मूव कर रही है 75 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे उन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 24 मिनट्स। फर्स्ट पार्ट है कि वो 24 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगी, 24 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल करेगी। जस्ट अभी हमने कार वाला क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन उसी तरह है, बस इसमें एक इन्होंने क्या दिया है कि स्पीड दी है 75 किलोमीटर पर आवर में और पूछ लिया है इन्होंने मिनट्स में। तो
बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि 75 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मिनट्स में 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, हम यहाँ 1 घंटे की जगह 60 मिनट्स रख देंगे, इज इक्वल्स टू, पूछा गया कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो डिस्टेंस हमारी अगेन x माना हमने, डिस्टेंस को हमने x मान लिया। अब देखो इधर मैंने ऊपर डिस्टेंस रखी है तो इधर भी मैंने ऊपर डिस्टेंस, इधर नीचे मैंने टाइम रखा है तो इधर भी नीचे मैं क्या रखूंगा, टाइम रखूंगा। ये एक बेसिक ट्रिक है, अगर आप सिंपल एक चीज नहीं निकाल सकते, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें हमने पहले 4 का गिवन अमाउंट था, इसमें पहले हमने 1 का निकाला फिर 10 का निकाला, बट रेशियो और प्रोपोर्शन से क्या होता है, हम ये चीज डायरेक्ट कर सकते हैं। ऊपर डिस्टेंस रख रहे हैं इधर, तो ऊपर इधर भी डिस्टेंस आएगी, इधर नीचे हमने क्या रखा है, टाइम रखा है, तो इधर भी नीचे टाइम आएगा। ठीक, अब यहां से हम x निकाल लेते हैं। फिफ्टीन 5 is 75, 15 4 is 60, 4 6 are 24, 5 6 are 30, तो x मेरा कितना आ गया, 30 किलोमीटर, यानी ट्रेन will travel 30 किलोमीटर in 24 मिनट्स। ट्रेन हमारा कितना ट्रेवल करेगी, 30 in 24 मिनट। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 175 किलोमीटर, कितने टाइम में वो 175 किलोमीटर कवर करेगी। यहां उन्होंने पूछा डिस्टेंस, अब दूसरे पार्ट में पूछ लिया उन्होंने टाइम, डिस्टेंस को कर दिया गिवन, तो सेम अगेन अब हम बी पार्ट में टाइम को क्या कर लेंगे, लेट द टाइम बी एक्स, टाइम को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब टाइम को हमने एक्स माना है, तो अगेन एक चीज तो हमारे पास गिवन थी कि वो 75 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 घंटे, ये तो हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है ना, देखो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये मैंने ऐसी एज इट इज लिख दिया है। अब टाइम को एक्स माना है तो ऊपर यहाँ 175 आ जाएगा और नीचे एक्स आ जाएगा। आपको डिस्टेंस टाइम इसके फॉर्मूला से ही आप बच रहे हैं, इतना उसमें जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एज अ ट्रिक चैप्टर यूज होता है, इसमें टाइम एंड वर्क भी आ जाता है, इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसमें बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है छोटा छोटा। तो यहाँ से अब हम x निकाल लेते हैं, ये तो अगेन 5/4 हो जाएगा, 15 5 is 75 और 15 4 is 60, यहाँ से मैं x निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 175/5 into 4, 5 into 5, 5 3 is 15, 5 5 is 20, x आ जाएगा मेरा 35 into 4, 4 5 is 20, यदि 4 140, x मेरा क्या आ गया 140, लेकिन यूनिट क्या आएगी इस बार हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम, तो 140 मिनट्स, 140, चाहे तो आप इसको आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 120 मिनट्स 2 आवर्स होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 आवर 20 मिनट्स। तो ट्रेन will cover 175 किलोमीटर in 2 hours 20 minutes। क्लियर? अगेन सब में डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही यूज हो रहा है। हमें स्पीड ऑफ ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर दी गई थी, हमने आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमसे मिनट्स में पूछ गया था, और अक्सर हम मिनट्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट मिनट्स और सेकंड्स में ही होती है, तो इसलिए हमने उसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। 75/60
x/24। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे आ गया था 30 किलोमीटर। यहाँ हमसे डिस्टेंस पूछी गई थी टाइम देके। नेक्स्ट पार्ट में हमसे डिस्टेंस देकर टाइम पूछ लिया गया था, तो हमने टाइम को x मान लिया। तो हमने टाइम को x मान लिया था, तो यहाँ नीचे x आ गया क्योंकि नीचे यहाँ टाइम था, नीचे टाइम था तो नीचे x। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। A vertical pole of 5 meters 6 centimeter. Centimeter. A vertical pole of 5 meters 60 centimeter cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time. First part है the length of shadow cast by another pole. हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, और द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। देखो दोनों उसने क्या दे रखी हैं? सेम क्वांटिटीज दे रखी हैं, दोनों लेंथ में दे रखी हैं, दोनों उसने इसमें दे रखी हैं, लेंथ में दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लूंगा। जैसे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लिखा है तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 5 मीटर में कितने? 500 सेंटीमीटर। तो पोल की लेंथ क्या हो जाएगी? 500 प्लस 60 इज 560 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ शेडो, उसकी शेडो की कितनी हो जाएगी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 3 को कन्वर्ट कर लेंगे हम, हो जाएगा 300। 3 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 300 सेंटीमीटर प्लस 20 विच इज 320 सेंटीमीटर। तो ये हमने पहले, सबसे पहले क्या किया, यूनिट्स को सेम कर लिया, दोनों यूनिट्स को क्या कर लिया, सेम कर लिया। अभी हमने देखो यहाँ पे सबसे पहले ही पढ़ा था द रेशियो शुड एग्जिस्ट बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। रेशियो जो एग्जिस्ट करता है वो सेम काइंड की क्वांटिटीज में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ अगर रेशियो हमारा इन दोनों का लेंगे हम, देखो दोनों लेंथ में दिए हुए हैं, क्लियर है? तो आगे क्वेश्चन पूछा गया लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। उस शेडो की लेंथ आपको फाइंड करनी है जो दूसरे पोल से आ रही है, जिसकी लेंथ दी हुई, ठीक है? तो लेंथ ऑफ अनदर पोल लिख लेता हूं। दूसरे पोल की लेंथ है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर को पहले अगेन हम एक ही यूनिट सेंटीमीटर में ले आएंगे। देखो ऊपर सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर में ले आएंगे। 10 मीटर हो जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो ये हो गई लेंथ ऑफ अनदर पोल। अब इसी पोल की हमें, इसी पोल की हमें क्या फाइंड करनी है? शेडो फाइंड करनी है। इसी पोल की हमें शेडो फाइंड करनी है। तो देखो इन दोनों का यानी लेंथ ऑफ पोल अपॉन लेंथ ऑफ शेडो ले लेता हूं मैं, 560 अपॉन 320 इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या लिया ना मैंने, पोल की लेंथ ली ना भाई, तो इधर भी ऊपर क्या आएगी, पोल की लेंथ आएगी। अच्छा ये तो शेडो की लेंथ दी हुई है ना, द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल, ठीक है? तो ये हमें निकालो, ठीक है? शेडो को हम, लेंथ ऑफ अनदर पोल शेडो को एक्स मान लेते हैं। हमने एक्स मान लिया, तो
इधर ऊपर लेंथ पोल की आई है तो इधर भी ऊपर लेंथ पोल की आएगी विच इज 1050, और इधर नीचे लेंथ शेडो की आई है तो इधर भी नीचे लेंथ शेडो की आएगी विच इज इक्वल एक्स। अब यहां से एक्स निकाल लेंगे हम, 1050 560 इंटू 320। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जीरो कैंसिल जीरो, ठीक, 8 4 जा 32, 8 7 जा 50, 7 1 जा 7 150, ठीक है। तो x मेरा क्या आ जाएगा 415 में 60, यानी x की लेंथ आ जाएगी मेरी 600 सेंटीमीटर। अब अगेन देखो 600 सेंटीमीटर आ गया, अब हमें दिया था हमें मीटर और सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर। यानी दूसरा पोल जो शेडो बना रहा होगा वो कितनी बना रहा होगा 6 मीटर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम, क्या पूछा गया आपसे, हाइट पूछी गई पोल की जो शेडो बना रही है 5 मीटर लॉन्ग, पोल की हाइट पूछी गई जो शेडो कितना बना रही है 5 मीटर लॉन्ग। भाई इसी वाले क्वेश्चन का हमें पार्ट लेना है, यानी ये दोनों चीजें तो स्टिल गिवन है ना। ये तो हम 560 अपॉन 320 तो रहेगा ही, क्योंकि ये तो पीछे वाले क्वेश्चन में ही है। पीछे वाले क्या, ये बात हमें यहां से यहां तक बताई गई है, आप देखो सेम वही रहेगी। इसमें शेडो दे दी हमें, लेंथ ऑफ शेडो कितनी है, एक सेकंड, लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो दे रखी है हमें 5 मीटर, भाई मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में कर लो, फिर जाएगा 500 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ पोल मान लेता हूं मैं इसमें x, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ ऊपर लेंथ ऑफ पोल अपॉन लेंथ ऑफ शेडो का रेशो लेंगे हम, इसका रेशो ले रहे हैं लेंथ ऑफ पोल और शेडो का रेशो ले रहे हैं, यानी पोल ऊपर शेडो नीचे, पोल का था 560 अपॉन 320, 560 अपॉन 320 किसके इक्वल होगा ये, भाई शेडो दे रखी है, शेडो नीचे वाली थी तो नीचे वाले को हम x ले लें, सॉरी नीचे वाले को हम 500 ले लेंगे, और ऊपर पोल को क्या ले लेंगे, पोल को ले लेंगे हम x। तो यहां से हमारी क्या आ जाएगी 560 ठीक है। अगेन जीरो से जीरो कैंसिल, 4 टाइम्स 7 टाइम्स 4 on the 4 4 2 जा 8 5 जा 20, है ना। तो 7 इंटू 125 कर लेंगे हम, x इक्वल्स टू 7 इंटू 125, तो विच इज इक्वल्स टू आई गेस 875 सेंटीमीटर। और अगर आपको दिया हुआ था मीटर और सेंटीमीटर में, तो आपका ऑप्शन भी मीटर और सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, क्योंकि इसे हम भाई तोड़ के लिख सकते हैं ना, ऐसे 800 प्लस 75, तो 800 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 8 मीटर के, ठीक है। तो ये था भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला पार्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इसके बाद हम देखेंगे इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन, भाई डायरेक्ट का मतलब क्या था, डायरेक्ट का मतलब ये था कि अगर एक चीज बढ़ रही है किसी की रिस्पेक्ट में, तो वो दूसरी वाली भी बढ़ेगी, यानी अगर 2 चॉकलेट कॉस्ट कर रही है हमें 10 रुपीज की, तो 3 चॉकलेट उससे ज्यादा की कॉस्ट करेंगी,
यानी डायरेक्ट का मतलब क्या था, एक बढ़ती है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही हो। बट इसमें क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में, इसमें वाइस वर्सा चलता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, और दूसरी अगर बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 1/b, a इज इक्वल्स टू 1/b। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा a बढ़ेगा, अगर मेरा a बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा b क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मैं अपना b बढ़ा दूंगा तो मेरा a बढ़ जाएगा, सॉरी b बढ़ा दूंगा तो मेरा a घट जाएगा। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर आप a बढ़ाएंगे तो b आपका कम होगा, और अगर b बढ़ाएंगे तो आपका a कम होगा। इसमें उल्टा होता है, डायरेक्ट में a भी बढ़ता है तो b भी बढ़ता है। क्लियर है बात? आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ टू क्वांटिटीज a एंड b वरी इनवर्सली एज ईच अदर, देखो इनवर्सली मैंने लिख दिया, a इज इक्वल्स टू b इनवर्सली, ठीक है। देन द प्रोडक्ट ए बी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और जो प्रोडक्ट ए बी है, अब मैं बताता हूं ये कहना क्या चाहते हैं। ये बी को उधर ले जाओ, ये ऐसे बन जाएगा a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1। तो ए बी जो है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। द प्रोडक्ट इज ए बी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट को कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरीज करना, वैल्यू वेरीज करना, जो वैल्यू अपनी बदल सकता हो, जिसमें वेरिएशन आ सकती है, जो अपने अंदर चेंज ला सकता हो। तो अगर ये दोनों अपने अंदर चेंज लाएंगे अगर ये दोनों अपने अंदर चेंज लाएंगे तो कांस्टेंट चेंज होगा। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा था तो मैंने 1 लिया है ना, तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ k बना दूं। क्लियर है बात? यही आपसे कहना चाह रहे हैं, ए बी इज इक्वल्स टू के। ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए बी इज इक्वल्स टू ए। इनवर्स प्रोपोर्शन में यही हो, अगर आप समथिंग इज इंक्रीजिंग देन अदर थिंग इज डिक्रीजिंग। अगर आप a को इंक्रीज कर दोगे तो b डिक्रीज हो जाएगा, और b को इंक्रीज कर दोगे तो a डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ए बी इज इक्वल्स टू के, मैं ये कहूँ a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2 इज इक्वल्स टू a3 c3, बी में ही चल रहा है, एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू a, सो ऑन इज इक्वल्स टू। रहा है अजय भाई, ये मैथ्स का क्लास चल रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जेएमआई बीए एलएलबी एंट्रेंस के लिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। a1 b1, आइए इसमें हम फर्दर देखते हैं, जैसे हमने रेशियोज में निकाला था। सपोज करिए ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है। a1 b1 बराबर है a2, ऐसे ही ए बी बराबर है सी डी के। क्या ये बात क्लियर है? मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ a अपॉन सी, क्या इसको मैं ऐसे चेंज करके लिखता हूँ, फिर थोड़ा सही। a1 b1 बराबर है a2 b2 के, a1 बराबर है a2 b2 के। ये मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया क्योंकि अभी मैंने पीछे यही एग्जांपल्स में बताया आपको। क्लियर? तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b2 अपॉन b1। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अब देखो भाई, अपॉन का साइन आया मतलब रेशो बोलना चाह रहा है वो आपसे, तो मैं ऐसे ऐसे रेशो में लिख दूं, a1 रेशो a2 इज इक्वल्स टू b2 रेशो b1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं
अब यहाँ इक्वल्स टू भाई किसके बराबर होता है भाई, अभी हमने देखा था ऊपर, यहाँ इक्वल्स टू किसका सिंबल होता है, प्रपोर्शन का सिंबल होता है। इक्वल्स टू किसका सिंबल होता है, प्रपोर्शन का। तो मैं यहाँ पे A1 रेशो A2 और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, प्रपोर्शन का सिंबल लगा सकता हूँ, D1। तो ये ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आ गया इनवर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। If 45 men can do a piece of work in 49 days, in how many days will 35 men do it? मैंने क्या कहा था इसमें, मैन एंड वुमेन वर्क वाले, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो इसमें ये कहा गया कि 45 मैन अगर कोई एक काम कर रहे हैं 49 डेज में, तो 35 मैन कितने दिन में करेंगे भाई। आपसे ये कहा गया 45 मैन 49 डेज में काम कर रहे हैं, तो 35 कितने दिन में काम करेंगे, मैं कहता हूं x डेज में। तो ये x मेरा वो हो गया। आप देखो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या है, अगर 45 लोग काम कर रहे हैं 49 दिन में, तो 35 मैन कितने दिन में करेंगे भाई, अब में करेंगे यार, है ना। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। अगर आदमी बढ़ा दूंगा मैं तो दिन घट जाएंगे, या अगर दिन बढ़ा दूंगा तो आदमी घट जाएंगे, साफ सीधी सी बात है। अगर कोई 10 बॉक्सेस मुझे एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करने और एक ही पर्सन है, तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 10 चक्कर। लेकिन अगर वही मेरे पास 5 मैन्स हो गए और 10 बॉक्सेस हैं, वही सेम वर्क है, तो मुझे कितने चक्कर लगाने होंगे, बस हर इंसान को 2 चक्कर लगाने होंगे। तो यानी वर्क कितना इजी हो जाएगा। डेज बढ़ रहे हैं तो आदमी घट जाएंगे, और अगर आदमी बढ़ रहे हैं तो डेज घट जाएंगे, सेम वही होगा। तो वही चीज मैंने लिखी थी 45 इंटू 49। तो अभी हमने पीछे देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, जो हमने देखा A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, वही हमने। क्लियर है बात भाई। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख लेते कि 45 मैन अपॉन 35, यानी एक तरफ आपने मैन लिख लिए और एक तरफ उनका आपने काम लिख लिया। दोनों बातें सेम है और दोनों ही बातें हमें इनवर्स प्रोपोर्शन बता रही है। देखो, अगर एक आदमी एक काम को 2 दिन लगा रहा है करने में, 2 आदमी कितना टाइम लगाएंगे, उससे कम ही टाइम लगाएंगे, ठीक। तो यहां से हम अपना x का वैल्यू कर देंगे 45 इंटू 49 अपॉन 35। क्लियर है बात। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 7 5 35, 7 7 39, 5 1 5, 5 9, x हमारा कितना आ गया 7 9 था। तो यहां से हमें दिन पूछे गए थे, तो x यहाँ पे आ जाएगा 63। x यहाँ पे कितना आ जाएगा 63। अगेन ये एक इजी क्वेश्चन है इनवर्स पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 14 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 45 आवर्स, 14 वर्कर्स कितने टाइम में बिल्ड कर रहे हैं, 45 आवर्स में। आप ये बताइए कि हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 35 आवर्स। तो आप 35 आवर्स में कितने लोग काम करेंगे, 35 आवर्स में कितने लोग काम करेंगे। देखो फिर से अगेन डायरेक्ट वाला क्वेश्चन, जैसे इसमें पूछा गया था हमें, इसमें हमसे डेज में पूछ लिया था, इसमें ये बात हमसे किस में पूछ ली थी, डेज में। अब किस में पूछ ली, घंटों में। तो सेम अगेन सेम फंक्शन होगा इसमें, जो हमने पीछे किया वही यही होगा। फोर्टीन इंटू एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 35। तो यहां से हमारा x आ जाएगा 45 इंटू 35 अपॉन 14। 7 2 14, 7 5 35। तो अगर मैं इसको 5 5 45, 245 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमारा x आ जाता है 245। 2 क्या है ये, हमसे
वर्कर्स पूछे गए हैं, तो हमारे वर्कर्स ऐसे निकले। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनवर्स वेरिएशन में और डायरेक्ट प्रोपोर्शन या वेरिएशन में। प्रोपोर्शन और वेरिएशन सेम ही चीज को कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमने इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है। इससे बाहर क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जो आते हैं वो टाइम एंड वर्क में आ जाएंगे वो इजीली। अभी हम अगला टॉपिक जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, उसमें जो इसके आगे इनवर्स और प्रोपोर्शन की क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे।